हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 8 और यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। आपकी 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई, मुझे वक्त नहीं मिला, इसलिए मैंने क्लास अरेंज आपके लिए नहीं निकाल पाई। फर्स्ट पे ही डिपेंड हो गया और काफ़ी कुछ था, काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया मेरा इस वक्त। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ और मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्विच करूँ। कुछ ऐसा मेरा हो रहा है कि मैं ये टॉपिक्स कवर करवाने का जो एक सिलसिला है, मैं इसको सोच रही हूँ कि मैं इसको मतलब बंद करूँ और मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाऊँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, कुछ कुछ मेन टॉपिक रहेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे। जैसा होगा हम उसके हिसाब से देख लेंगे। मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा करवाऊँ, क्योंकि अगर एग्जाम जैसे अप्रैल तो बीत गया, 15 अप्रैल बचे हुए हैं और आपका मई का एक शेड्यूल है। मई लास्ट तक होगा, नहीं तो जून तक होगा, जो भी होगा कुछ भी पता नहीं है। कब क्या होना भी कोई भी क्लियरेंस नहीं है, एग्जाम को लेकर कुछ भी अभी नहीं क्लियर हो रहा है। तो हो सकता है कि जून तक एग्जाम होगा, तो 2 महीने के इंटरवल में है, तो चीज़ें हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत ज़्यादा हैं, सीरीज दो दो है, पेपर्स है। तो मेरा ये हो रहा है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें करवाऊँ। बाकी आप थ्योरीज के लिए अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप जो है नोट्स अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स रास्ता से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर तरीके से, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की क्लासेस करवा दूँ। तो शायद वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए भी रहेगा और काफ़ी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में होती चलेंगी। तो क्वेश्चंस के तरीके से हम जब कोई चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट है। उससे आपके हिंदी ग्रामर के सेक्शन के जो क्वेश्चंस है वो भी हो जाएं, मैथ के जो क्वेश्चंस है वो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में लगवाऊँ, क्योंकि मैथ में जो टॉपिक्स है, क्वेश्चन मैथ में तो वैसे भी क्वेश्चन है, साइंस में भी जो टॉपिक्स है क्वेश्चन के फॉर्म में लगाऊँ, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसा मैंने एक बार आप लोग रखा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोगों को कैसा मतलब चाहिए, क्या चीज़ सही रहेगी उस हिसाब से। अगर जब क्वेश्चंस के फॉर्म में चीज़ें होती, या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं क्लास। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद में आपकी, मैं एक काम में बिजी हूँ, काम मेरा जब बस एक हफ्ते और होगा, ओवर हो जाएगा, तो मैं आपके लिए वो चीज़ शेड्यूल करने का सोच रही हूँ। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, लेकिन आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या करने का आपका कैसा है, ऐसा बेस्ट रहेगा या आप पढ़ लेंगे। जैसा भी होगा आपका एक बार देख लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन लेके कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इस वक्त आप जुड़े शानी के साथ, आपका टाइम हो चुका है, डेली हम क्लासेस कर रहे हैं। 2 दिन गैप था बकरी, अब जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, बढ़िया होगा। सेकंड अच्छा होगा, थर्ड भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से आइए, देखिए, समझिए। दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको बताना होगा तभी मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगी। आज जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब ये क्या है, बिना बात किए हुए फटाफट करेंगे, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कट्टू में पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में आप वहाँ पर अपना अच्छे से लिख पाओ, कर पाओ, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर चीज़ें क्या हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली होती है, जो छात्रों का विद्यालय बेस्ड, जो स्कूल बेस्ड चीज़ें हैं, जिसका एनालिसिस किया था, उसकी एक प्रणाली है। 2009 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक अनिवार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया लाई गई, जिसमें इस चीज़ों को अनिवार्यता किया गया। वैसे भी जो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी हो जाती है, हम उस चीज़ को ज़्यादा फोर्स भी करते हैं, ध्यान भी देते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन ये बच्चों के समुचित विकास के लिए कॉन्टिन्यूस और नियमित एक डे बाय डे का या हावर बाय हावर का, वीक बाय वीक का एक आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलू, विकास के डेवलपमेंट के जितने भी पहलू, आर्थिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, सांसारिक हो, किसी भी तरह का पहलू है, उन सभी को अलग विभिन्न विभिन्न विधियों से, उपकरणों के द्वारा हम व्यापक आकलन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमको कुछ एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, सामानों की ज़रूरत पड़ती है, या हमें कुछ और भी बहुत सारे, सबको नापने का अलग है ना, कि आपको अगर जैसे आपको देखना है, आप गेहूँ लेने जाते हैं तो किलो में नापते हैं, दूध लेने जाते हैं लीटर में नापते हैं, सबका नापना अलग है ना। तो वैसे हर पहलुओं पे जो मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को आकलन करना, देखना, उसका भी नपना वो अलग होता है, कि हमको किस किस बेसिस पे अजम्पशन करना है, किस बेसिस हमको आकलन करके चीज़ों को समझना है और देखना है। आगे बढ़ते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की वृद्धि यानी कि उनकी ग्रोथ और विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत और नियमित आकलन है। विकास के जितने भी समस्त क्षेत्र हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, छोटे हों, बड़े हो, शुरुआती हो, आसान हो, कुछ भी हो, उन सभी का समस्त क्षेत्र का एक आकलन है, एक एनालिसिस है, और इसके द्वारा विभिन्न विधियों और आकलन का प्रयोग करके हम ये आकलन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, टिप्पणी करिए या अपने शब्दों में लिखिए, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मूल्यांकन कक्षा अधिनियम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चों के सीखने की गति, जितने बच्चों की जो गति है, सीखने का जो प्रोसेस है, जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो डेवलपमेंट है, जो स्किल्स है,
व्यवहार में, बिहेवियर में जो है अनुभव, एक्सपीरियंस है आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक प्री प्लान मैनर में साक्ष्यों का आकलन करके, प्रूफ्स को सब कुछ देख के, टेस्ट करा के, विश्लेषण करके, सिंथेसिस करके, चीज़ों को व्याख्या करके, एक्सप्लेन करके सारे सुझाव देने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखना मूल्यांकन हम अक्सर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और बिना किसी डिग्री के भी कभी कभी हम इससे बहुत काफ़ी माहिर हो जाते हैं और हम करते हैं। आगे चलिए, मापन, मूल्यांकन और आकलन में क्या अंतर। एक टॉपिक है कि अगर बात करते हैं मूल्यांकन की और आकलन की तो क्या डिफरेंस है। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है? जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे रन कर रही है, डे बाय डे हो रही है। छोटे छोटे उद्देश्य के लिए क्या, हर छोटे छोटे उद्देश्य के लिए क्या आता है, एक छोटे छोटे टेस्टों के लिए आता है, क्योंकि जैसे कोई काम हो रहा है तो बड़े बड़े टेस्ट है, फील्ड है, बड़े बड़े चीज़ें हैं, तो उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आकलन से निरंतर सुधार किया जा सकता है। आकलन जब होता है तो हम जो चेंजेस हैं वो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं बताते हैं, तुरंत बताते हैं। तो उसका क्या होता है कि तुरंत वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती है और हम तुरंत कर लेते हैं। जैसे हम कोई चीज़ करवा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है तो उस पर जहाँ गलती होती है फिर हम उसको तुरंत वहीं इम्प्रूव करके सही करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हम इसमें कॉन्टिन्यूस बेसिस से तुरंत चेंजेस कर सकते हैं। मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्या आता है। अगर हम उसका बात करें कि मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन हमें जो एक स्पेशल उद्देश्य है, कोई स्पेशल चीज़ है, कोई बहुत महत्वपूर्ण है, उनका हम जब करते हैं तब। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक, छात्र और अभिभावक के फीडबैक पर मूल्यांकन होता है। तो टीचर का फीडबैक मिलता है, बच्चों का, अभिभावक का फीडबैक प्राप्त होता है और यह कक्षा की उन्नति का आधार होता है। फिर ये पूरे क्लास होल डेवलपमेंट में काफ़ी वर्कफुल होता है, उसमें वर्क करता है, हम सीख पाते हैं, सभी का डेवलपमेंट हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक? बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल तरीके से। ये छोटा मैंने इसलिए लिया ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आई बातें? आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। सतत मूल्यांकन क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट 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 ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सिंपल है, बेसिक है, इजी है। ठीक है, सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। क्या? लगातार। इस प्रकार सतत मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें बच्चों का आकलन सतत और नियमित रूप से होता है, जो पूरे वर्ष औपचारिक या अनौपचारिक रूप से चलता है। वो फॉर्मल भी तरीके हो सकते हैं और बहुत सारे इनफॉर्मल तरीके भी हो सकते हैं, जिसमें हमारा ये एनालिसिस डेली बेसिस पे होता रहता है। हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो गेम भी हो सकता है या डायरेक्ट पढ़ाई भी हो सकती है। सतत आकलन एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया। ये जो आकलन होता है ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है और दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करती है। इनमें न सिर्फ विषय आधारित बल्कि सहपाठ्यक्रम गतिविधियों का भी नियमित रूप से आकलन किया जाता है। जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है या पीछे जो एक्सरसाइजेस वगैरह दी रहती हैं उनमें वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। ये सिर्फ इतना नहीं कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया या बताया उस पर ही उतनी चर्चा कर लें। ठीक है, आगे बढ़िए। बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, जो काफ़ी डिटेल में है। क्या कह रहा है कि व्यापकता से आशय बच्चे के समस्त कौशल और गुणों के विकास से। व्यापक का मतलब क्या होता है कि बड़ा, विशाल। बड़े में फिर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, जितने भी समस्त स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ है, एक बिहेवियर में कुछ नया है या कुछ दम है, तो वो चीज़ें हम उसमें जो है इंक्लूड करते हैं। शारीरिक बातों को ले लेंगे, मानसिक मेंटल डेवलपमेंट, बुद्धि, पावर, अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक चीज़ों को, सोशल का क्या रूबरू है, सोशल का क्या महत्व है या सोशल की कितनी जानकारी है, नैतिक चीज़ें, मोरल क्या सत्य है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना, डिसीजन कैसा है, सिलेक्शन कैसा है, संवेगात्मक इमोशनल चीज़ें कैसी हैं, इमोशनली का क्या एक फीडबैक है, इमोशंस में कैसे मतलब क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, बहुत एक अच्छा नागरिक अगर बनना है तो हमको ये सारी क्वालिटीज़ को भी देखना पड़ता है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हमारे में है और क्या हमें एडमायर करना है या क्या हमें एक्वायर करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन गुणों का विकास धीमी गति से होता है। इनकी जो डेवलपमेंट है ये एक बैक नहीं होता है। ठीक है, कि आपने एक टैबलेट खाई और चीज़ें हो गई, नहीं, धीरे 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 होगा। कोई भी चीज़ सीखनी है तो हम लोग जब पैदा हुए थे तो कुछ नहीं जानते थे, बाद में कहाँ सीखे, अल्फ़ाबेट सीखे। तो वैसे हर चीज़ में हमें धीरे धीरे ध्यान रखना होता है तथा वांछित परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त समय के, अगर आप चाहते हैं कि आप में एक परफेक्ट परमानेंटली चेंज आए उन चीज़ों को लेकर, तो आपको उसको वक्त देना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है। व्यापक आकलन अवलोकन के लिए चर्चा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से, क्या हम किसके थ्रू इसको कर सकते हैं। जैसे विधियाँ पूछ ले या तरीके पूछ ले तो आप जो है अवलोकन की बात उसमें डाल सकते हैं। आप चर्चा की बात, समूह चर्चा भी लिख सकते हैं। आप साक्षात्कार की बात लिख सकते हैं, जहाँ पर हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं या कई सारे लोग हैं वहाँ पर हो रहा है, या अवलोकन कर रहे हैं। तो हम इस माध्यम से या इस तरीके से हम ये कार्य आसानी से कर सकते हैं।
क्लियर यहाँ तक? आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी भी बातें हैं क्लियर आउट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अगर विशेषताओं की बात करते हैं, महत्व की लिखने को आता है कि कोई 2 विशेषता लिखे, कोई 3 विशेषता लिखे, तो आपको कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर ली है जो आपको इसमें से आसान लगे वो आप याद कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। एज यूजुअल एज यू विश यू कैन डू एनीथिंग, बस पास होके अच्छा रिजल्ट ले आना, यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के विकास के सभी पहलुओं पर चलता है और देखा जाता है। हर एक पहलुओं पर, हर एक फैक्टर पर नज़र रखी जाती है कि ये दिक्कत है, हर एक पॉइंट को देखा जाता है, हर एक टर्मिनल पे जाया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक को सीखने के दौरान छात्रों के होने वाली कठिनाइयों का पता चलता है। इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चों को जो सीखने के दौरान दिक्कतें आ रही हैं वो समझ में आती है कि हाँ इस पॉइंट पर उनको प्रॉब्लम होगी। जैसे हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सा सेक्शन टफ है, किस सेक्शन में दिक्कत होगी, तो उसको फोर्सफुली कहते हैं कि ये चीज़ दिक्कत करेगी। वो कैसे आया? एक्सपीरियंस से आया। तो इस दौरान क्या होता है कि शिक्षक को सिखाने के दौरान छात्रों में होने वाली कठिनाइयाँ जो है उनका कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे हो, कर रहे हो सकता है वो आपके लिए आसान हो लेकिन दूसरे के लिए ईजी ना हो। तो पता चलता है कि अच्छा इस टॉपिक में बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो वो भी आपको पता चलता है। शिक्षक अनेक गतिविधियाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करता है, उपकरणों का, बहुत सारे टीएलएम का यूज़ करता है, जिसके माध्यम से यह पता करते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, उन्हें सीखने में कहाँ मदद की आवश्यकता है, कहाँ पर उनको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं या वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार के वे बच्चे सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इससे क्या होता है कि वे बच्चे बताते हैं खुलकर के, उनसे कहते हैं कि टीचर को फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए ताकि वो अपनी बात को बोल पाएँ, डरे ना कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं आ रही, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह जो है स्वाहा स्वाहा की तरह मुंडी हिलाना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हम फिर वहाँ पे अपने लिए ही कुल्हाड़ी मारते हैं पैर पर। हमें नहीं आया, हमने हाँ कर दिया, टीचर आगे बढ़ गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर बात करते हैं पॉइंट की, तो यह छात्रों के लिए सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। जी, सबसे अच्छी महत्व और विशेषता के जो पॉइंट्स होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं। आप वो पॉइंट उठाकर वहाँ पर भी लिख सकते हैं, वहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी आसान बना देती है हर चीज़ों को। सीखने का जो बात है, सीखने के लिए बहुत ईजी हो जाता है और हम आसानी से सीख पाते हैं। यह छात्रों के द्वारा सीखने के क्रम में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। जो सीखने में बीच बीच में, स्टेप में, स्टेयर्स में दिक्कत आ रही है कि बच्चे यहाँ फंस रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, या हमें ऐसे सिखाना है, या कुछ बच्चे इस मेंटलिटी के हैं, तो काफ़ी कुछ हमें हेल्प मिलती है। और इसके द्वारा सीखने के दौरान छात्रों में होने वाली कठिनाइयों को भी हम कम कर सकते हैं। फिर जो दिक्कतें आ रही हैं हम उनको कम भी तो कर सकते हैं। ये तो हमारा एक दायित्व है, फ़र्ज़ है, हम ये तो करने बैठे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे, अब बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य में भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या है? पहला है कि विभिन्न विषय में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में उसके बच्चों की इतने ड्यूरेशन में, जैसे हमारा छमाही का टेस्ट होता था, फिर एनुअल होता था, वीकली होता था, तो एनालिसिस होता था ना कि क्या है, कितनी ग्रोथ हो रही, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। हम कहीं पैसा लगाते हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इनपुट का जो लगा है उसका आउटपुट देखने का प्रयास करते हैं ना। आपको इच्छा रहती है हाँ कि क्या आपने एग्ज़ाम दिया, अपने रिजल्ट का एक पेशेंस रखते हैं, वेट करते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है कि सभी विषय में एक निश्चित समय होता है। हो सकता है कि हिंदी में हमको उसी चीज़ को पढ़ने के लिए कम समय देना हो और मैथ में हमको उसी छोटी चीज़ को 2 घंटे देने हो। तो विषय जो ये सब्जेक्ट है, विषय है, उसका अपना एक है। हिंदी भाई आसान होती है, हम हिंदी बोलते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। और मैथ में उसी जगह कहीं कहीं होता है कि हमें मैथ नहीं समझ में आती, कुछ बच्चों को मैथ तो समझ में आती, हिंदी नहीं समझ में आती, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि बच्चे के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना। फिर बच्चों में क्या चेंजेस आया, जो सिखाया गया उससे क्या चेंज है, उससे क्या सीखा, तो इन सब चीज़ों का हम इसके पता लगा पाते हैं और फिर उस पर वर्क कर पाते हैं। अगर कोई गलत चीज़ें हो रही हैं तो हम पता करके उसका उपचार करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक बच्चे के सीखने और समुचित विकास में मदद करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, हर बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुली है, एकदम फ्रेंडली नेचर देता है और हम अच्छे से उनकी मदद कर पाते हैं, खुल कर मदद कर पाते हैं। आगे चलिए, सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। चौथा पॉइंट है कि आपकी जो सृजनशीलता है उसमें काफ़ी मदद करता है। आप कुछ और सीख पाते हैं नया, और फिर उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक है, एक अच्छा होता है कि हाँ तारीफ़ें भी मिलती हैं। बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता, जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जो विशेष ज़रूरतें हैं, उनका भी हम आसानी से पता लगा पाते हैं कि ये नेसेसरी है। अच्छा, इस स्टेज के लिए ये, इस क्लासरूम के बच्चे के लिए ये, इस स्तर के बच्चों के लिए, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हम अच्छे से जान पाते हैं। 6 पॉइंट है कि बच्चों के सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापन की उपयुक्त योजना बनाते हैं।
अब बच्चों की जो कठिनाई है उनको हमें दूर करना है, कैसे हमें उनको सिखाना है, बताना है, तो हम उनके अध्यापन में जो योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि हाउ टू बी दिस एग्जीक्यूट। अगर हमें कुछ एग्जीक्यूट करवानी बतानी है तो हम उसको एक प्लानिंग के थ्रू करते हैं कि हम कैसे उसको बता पाएंगे या सिखा पाएंगे ताकि वो आसानी से सीख पाए और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। सातवां पॉइंट है कि बच्चों की रुचि को जानना। हम उनकी बच्चों की जो इंटरेस्ट है किससे में है, किधर है, क्या करना है, कैसे करना है, तो इसका भी आसानी से पता लगे। तो मैंने 7 पॉइंट लिए हैं। आप कोई भी इसमें तो 2-3 लिख के आएगा कि 2 लिखिए, 3 लिखिए तो लिख सकते हैं। नहीं आता है तो उसमें से कोई भी पॉइंट जो आपको आसान लगे वो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर नहीं कटेगा, नंबर अच्छा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बात पसंद आ रही, समझ में आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, काफ़ी बेस्ट रहेगा आपके लिए, हेल्पफुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो 2 पॉइंट इसमें और है। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बना। जी हाँ, हम इनके द्वारा काफ़ी बेहतर तरीकों सोच, क्योंकि जैसे कोई टेक्निक है उसी तरह पढ़ाया और नहीं समझ में आया तो हम दोबारा दूसरे दिन फिर क्या करते हैं कि अच्छा इस पर कल वर्क करेंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती है, सीख पाते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बच्चों में परीक्षा के प्रति भय दबाव को दूर करना। जी हाँ, जो हमें प्रोजेक्ट मिलता है, हमें गर्मी की छुट्टी है, समर वेकेशन होगा, बच्चों को ढेर सारे वर्क मिलते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, फलाना ढिमकाना, ढेर सारा रहता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे बनाते हैं, टेस्ट होता है, लेते हैं, तो डर जो है खत्म, छुट्टी होने की बड़ी खुशी रहती है, लेकिन जब खुलता है तो बहुत दुख होता है कि खुल गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन से ना एग्जाम वगैरह जो होते हैं, अच्छे टेस्ट जो होता है उसके मन से डर निकल रहा है, फिर हम खुलकर बात तो कह भी पाते हैं, सीख भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक मेजर टॉपिक है जो आज हमें डिस्कस करना है। मैं कई सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे फॉर्म में लेकर आई हूँ, मैं बहुत डीपली इस बार नहीं जा रही हूँ, ताकि आपको जो चीज़ें हैं, हमारे जब मई पेपर हो जाता है, मे बी नॉट श्योर 15 मई के बाद अगर पेपर होता भी है तो 15 दिन के में खींच खांच के फटाफट सीरीज भी करेंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेन मुद्दा बताऊँ जिससे क्वेश्चन बनेगा, बाकी अगर इर्द गिर्द कोई प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे। वैसे भी आप देखते हैं कि आउट ऑफ चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आ जाती है, कभी 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 कोई कुछ होता है कि कुछ पॉइंट पूछता ही नहीं, कुछ चैप्टर को छूता ही नहीं है, ऐसे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, परेशान ना हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन 2 मुख्य क्षेत्र, एक संज्ञानात्मक, एक सहसंज्ञानात्मक। ठीक है, आगे चलिएगा तो इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। अभी मैं पक्ष के बारे में थोड़ा और ब्रीफ में बताऊंगी, परेशान ना हो। आज बस थोड़ा सा देखेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाए जाने वाले सभी विषय का मूल्यांकन है। इसमें क्या होता है, हर एक विषय, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब जितना विषय, सभी विषयों का मूल्यांकन किया जाता है और बच्चे के मानसिक विकास में बहुत हेल्पफुल होते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र आकलन भी 2 तरीके से है, एक संरचनात्मक होता है और एक योगात्मक, एक फॉर्मेटिव होता है, एक और सिमुलेटिव इवोल्यूशन होता है। अब इनके बारे में फिर हम जानेंगे लेकिन फर्दर वीडियोज़ में। आगे देखिए क्या है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है। इसके अंतर्गत सह पाठ्यक्रम गतिविधि जैसे खेल कूद, योग, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, सहयोग, अनुशासन और वृद्धि को शामिल किया। मतलब एक जो था संज्ञानात्मक में सारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड था कि तो जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उन पे ध्यान रख रहे हैं, हम सब्जेक्ट किताबी चीज़ों को देख रहे हैं जिसमें हमें एक डिग्री लेनी है या कह सकते हैं रिजल्ट लेना है, किस स्टेप आगे फॉरवर्ड होना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इससे हमें एक जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है हम उनमें भी प्रवीण हो रहे हैं। पढ़ाई तो हो ही रही है, साथ साथ ये भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। अब अभी अभी याद करो कि क्रिकेट में इतने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में इतने प्लेयर नहीं याद होगा, बेसबॉल में इतने होते हैं, फलाना में इतने होते हैं, और खेलने लगो तो अपने आप याद हो जाएगा, ये होता है कि नहीं। तो वही सारी चीज़ें हैं तो आपको कई तरीके से उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके प्रश्न आपको आते हैं, जीके क्वेश्चंस करिए तो पूछने को मिलता है, नहीं मिलता है तो देखने को मिलता है। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर प्रश्न बनता है आया भी हुआ है कि व्यापक मूल्यांकन के लाभ क्या हैं, क्या प्रॉफिट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की तरह बच्चों की कमियों को पहचान करना। जी हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँ। ये मैंने सिर्फ आज एक ही लिया है। पहले आप लोग बताइएगा कि थ्योरेटिकल सेक्शन के तरीके से पढ़ना है या क्वेश्चंस के तरीके से। जो आप कहेंगे वो हम करवा देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप थ्योरेटिकल सेक्शंस को नहीं पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके नहीं कर पाएंगे अच्छे से। कर लेंगे, आधा अधूरा करेंगे, फिर खाना पूर्ति के नंबर भी मिलेंगे आपको, क्योंकि आपको डीप वाली नॉलेज जो है वो है ही नहीं। वो नॉलेज तभी आएगी पढ़ना होगा। अगर आपके पास ठाकुर की या साहित्य के किसी भी पब्लिकेशन की बुक है तो आप उससे पढ़िए, क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा दूँगी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँ और आपको वो टॉपिक ना पता हो तो वो आपके लिए गलत होगा। इसलिए पूरा डिसीजन अपने आप से सोच के तब मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ। अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करना है तो मैं करवा सकती हूँ, और वैसे करना है तो नहीं। तो एक चारा ये भी है कि आप नोट्स वहाँ से जाइए, लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चंस करिए, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब ये टॉपिक था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की कमियां जो हैं उनको हम निदान कर सकते हैं। ठीक है, दूर कर सकते हैं। बालक क्या जानता है, क्या नहीं जानता है,
अधिगम के दौरान बच्चे की क्या कठिनाई है उसको हम अनुभव करते हैं, और बच्चे के अधिगम में प्रगति कैसे है, इन सभी के आकलन के लिए ये दोनों जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते से बात है कि लाभ क्या है, लाभ यही है कि बच्चा आखिर दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको क्या बात समझ में नहीं आ रही, कठिनाई कहाँ है, कैसे हमको उसको समझाना है, तो ये चीज़ें आप कैसे करोगे। ठीक है, मैं इस समय जो है अभी मैं 10 दिन से एक ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ जिसमें मुझे लैंग्वेज पढ़ानी है। ठीक है, अपने IT सेक्टर की। मेरा फर्स्ट टाइम है ऑफलाइन, मैं कभी इस तरह नहीं कार्य की, लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी हैं मतलब परिचित है, उनकी वजह से मुझे करना पड़ा, मैं उनको मना नहीं कर पाई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घंटे का टाइम निकालते हैं। तो इस वजह से थोड़ा मेरा और टाइम ट्रेवलिंग में जा रहा है। बट मैंने अनुभव किया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और वो मुझसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, मैम अच्छा ये क्यों, अच्छा ऐसा किया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी भी भूल गई है, तो वो मेरे काफ़ी क्लियरेंस होती है। 60 बच्चों की एक क्लास मेरे साथ होती है, बच्चे कुछ कम आगे पीछे आते हैं, लेकिन 50 बच्चे वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिसमें से 25 ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा आता है और 25 ऐसे होते हैं जिनको परफेक्ट कोई चीज़ें आती हैं और काफ़ी इंटरेस्ट के साथ। तो वो 25 बच्चों के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ चीज़ और बढ़ के जाती हूँ कि आज मैं उनको वो चीज़ बताऊँगी, और जो 25 को नहीं आता है उनको मैं वो चीज़ दोबारा बताती हूँ, रिकॉल करती हूँ कि कल वाली चीज़ यहाँ थी, अच्छा इसको इस तरीके से सीखो, अच्छा इसको इस तरीके से एग्जाम्पल दो, ऐसे सीखो। तो वो क्या है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं सीख रही हूँ। तो ये मूल्यांकन आपको उस तरीके से बहुत लाभ करता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, एक एडवाइस है कि आप लोग अगर कहीं से टीचर को टीचिंग दे रहे हैं, आप मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस वो ट्यूशन देते हैं, आप लोगों ने बताया है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं जो भी करते हैं, उनको 1 घंटे वक्त ज़रूर निकालिए। वो आपकी लर्निंग के लिए, आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक सीखने का स्रोत है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन मैंने ऑफलाइन जब पढ़ाया पहली बार, 60 बच्चों की क्लास मेरी है, मैं पढ़ाती हूँ। तो वो चीज़ मुझे है, उसे मुझे ज़्यादा दिन नहीं पढ़ाना है, इसलिए मैं टाइम आपके लिए नहीं निकाल पा रही हूँ, कुछ दिन पढ़ाना है, ख़त्म करना है उनका, एक छोटा सा एग्जाम है उसके लिए। लेकिन ये मूल्यांकन के टॉपिक में मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, मुझे काफ़ी अनुभव हुआ जो काफ़ी बेस्ट है, और इस तरीके से हम काफ़ी अच्छा करके उनको सिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी बताइएगा, मैंने आपको इसलिए क्लैरिटी के साथ बता दिया कि क्या करना है। आई होप सो ये क्लास में करती हूँ ओवर। क्लास पसंद आई होगी, कोई दिक्कत अगर होती है तो बताइए, सीखिए, पढ़िए, आइए, देखिए, जानिए, चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, यहाँ तक भी प्रॉब्लम नहीं है, होती है तो पूछ लो, सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।